गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। आज हम थ्योरी की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि एक साथ दोनों करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा चला जाता है। इस कारण से हमने दो सेक्टर में पार्ट दिए। एक क्लास में थ्योरी हो जाएगी और एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक देख लेंगे, PYQ देख लेंगे, चैप्टर वाइज जैसे हमने देख रहे हैं उस तरीके से करते चलेंगे। आज हम लोग थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं और थ्योरी का पार्ट में हम लोग पहला टॉपिक जो मिला है वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, है ना। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें वन शॉट है। एनसीईआरटी हमने रखा, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट पेज रखा हमने, है ना, ताकि हम लोग एनसीईआरटी को क्या करें, एक बार में हम लोग एक चैप्टर को रिवाइज करें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी एनसीईआरटी साथ में रख के बैठ जाइए, है ना। साथ में आपका एनसीईआरटी रहेगा, आप आराम से मैच करते जाओगे कि कहां से क्या चल रहा है, तो इससे आसान हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा और साथ में आपको एनसीईआरटी एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग का है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है ये समझोगे, तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, तो इसका इंट्रोड्यूस करोगे, क्या होगा इसमें। हम लोग यहां से बात कर रहे हैं कि अल्कोहल क्या है। अल्कोहल ये क्या हुआ कि हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया, क्या रख रहे हैं हम लोग, एक हाइड्रोकार्बन रख रहे हैं। एक हमने हाइड्रोकार्बन लिया, उस हाइड्रोकार्बन से एक H को रिमूव करेंगे और उसके जगह पर जोड़ देंगे OH, है ना। हाइड्रोजन हटा, OH जुड़ा, हाइड्रोजन हटाओ और OH जोड़ो। OH जो होता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल होता है। कभी कभी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम। जैसे हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम की बात करें, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का ग्रुप। कार्बोनिक एसिड की बात करोगे तो C=OH आ जाएंगे, वहां पर कार्बन, दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ग्रुप हो जाएगा। एल्डिहाइड की बात करोगे तो CHO आ जाएगा, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन की बात आ जाएगी। तो वो तुम्हारे पास क्या होंगे, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम्स या फिर क्या होगा तुम्हारा ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, है ना। क्या होगा, विच अटैच्ड विथ हाइड्रोकार्बन, विच अटैच्ड विथ हाइड्रोकार्बन, अटैच्ड विथ हाइड्रोकार्बन, देन चेंज देयर प्रॉपर्टी, हाइड्रो विथ हाइड्रोकार्बन, then change the property of hydrocarbon, change the property of hydrocarbon। कोई हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो क्या कहता हो कि किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने पर, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने पर उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करता हो। प्रॉपर्टीज क्या हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और उस फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अल्कोहल यहां से आ जाते हैं OH, है ना। और दूसरी फंक्शनल ग्रुप इस चैप्टर में बात होने वाली है, दिस इज ईथर, जहां पर हम देखेंगे O। और इसके अलावा हम फंक्शनल ग्रुप जैसे से आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बना करके देखेंगे, अल्कोहल से कार्बोनिक एसिड भी जाएंगे, एस्टर में भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कई फंक्शनल ग्रुप के बारे में इस चैप्टर में बात किया जा सकता है। जिस तरीके से हम अल्काइल हैलाइड को हमने रिवीजन किया था, हम उसी टाइप से क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को भी रिवाइज करने वाले हैं, जिसके कारण से हमें क्या होगा कि एक एक करके हम देखेंगे कैसे क्लासिफाइड करते हैं इसको, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं इसको, है ना। ये सारे पार्ट में देखेंगे। तो सिंपल सा देखना, RH ये हाइड्रोकार्बन है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसमें से एक H को हटा रहे हैं और उसके जगह पर OH जोड़ देना, तो ये हो जाएगा ROH, दिस इज अल्कोहल। ये हो गया एलिफैटिक, ये क्या हो गया तुम्हारा एलिफैटिक। अगर एलिफैटिक के फॉर्म में रहेगा तो उसको अल्कोहल कह देंगे। अगर यही चीजें एरोमेटिक के रूप में आता है तो एरोमेटिक को हम AR से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, AR से। तो एरोमेटिक हो गया, इसमें OH जोड़ देंगे। एरोमेटिक में कौन आता है, बेंजीन रिंग, है ना। मेन रूप से हम लोग यहाँ पर ऐसे तो एरोमेटिक बहुत सारे कंपाउंड्स को चेक कर सकते हैं। हमने बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड होनी चाहिए, कंजुगेटेड होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, हक्कन सुगम का फॉर्म करनी चाहिए।
ये हमने पिछले क्लासेस में बता दिए थे। आप हर एक क्लास को देखते जाए, सीक्वेंस वाइज देखते चले जाए, है ना। यहाँ से अगर आप एरोमेटिक है, यहाँ पर क्या होता है C6H6 हो जाता है, और यहाँ से आप अगर एक H को रिप्लेस करते हो और इसके जगह पर OH ग्रुप जो देते हो तो क्या बन जाता है, ये फिनोम बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनोम। इस चैप्टर का नाम क्या था, अल्कोहल था, फिनोम था और फिर ईथर है। तो ये तीन चीजें की हम लोग बातें करेंगे। तो हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक H को रिमूव करते हैं और उसके जगह हम एक फंक्शनल ग्रुप बैठाते हैं जो है OH। क्या है, OH या O है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो एक होता है एलिफैटिक के साथ कहते हैं तो अल्कोहल कर देते हैं, और एरोमेटिक के साथ कहते हैं तो उसके फिनोल कर देते हैं। क्या हो जाता है, एरोमेटिक के साथ कहते हैं तो उसे फिनोल कर देते हैं। तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की बातें करें इसमें। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है CH4। CH4 क्या आपका एक हाइड्रोकार्बन, CH4 एक हाइड्रोकार्बन है ना। CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, इससे एक H को रिप्लेस करेंगे तो बन जाएगा जी CH3। क्या बन जाएगा आपका, CH3 बन जाएगा, और एक OH को जोड़ देना है तो यहाँ से मेथेनॉल नाम हो गया इसका, ये एक टाइप का अल्कोहल हो गया। ये देखिए इसका नाम है जी टॉमिन। टॉमिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर, जब बेंजीन के ऊपर हम लोग CH3 ग्रुप को ऐड करते हैं टॉमिन हो जाता है। अब बताइए इस CH3 में, बेंजीन में जो CH3 है, यहाँ से H और H, अगर इस H को रिप्लेस कर दें और यहाँ से OH ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता अल्कोहल एक टाइप का। तो यहाँ से बन गया जी CH2OH, ये अल्कोहल आ गया। आपके देखिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ है CH3। अगर ये CH3 है, यहाँ H हो गया, H हो गया, H हो गया, यहाँ से एक H को रिप्लेस करेंगे और इसके साथ एक जोड़ देंगे OH को, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। तो आप कहीं किसी भी जोड़ सकते हो, डबल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन हो, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन हो, रिंग में हाइड्रोकार्बन सारे हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सारे, कहीं पर भी अगर एक OH ग्रुप ऐड करते हैं तो वो मुझे कहा जाता है अल्कोहल। क्या कहा जाता है, अल्कोहल। वैसे ही एक बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, इस बेंजीन हाइड्रोकार्बन में, बेंजीन भी एक क्या है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको करें, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब यहाँ से एक H को हटाएंगे, देखो सभी जगह H है, सब जगह क्या तुम्हारा H है, सबका सब जगह पर जब H है, यहाँ से एक H को रिप्लेस कर देंगे और इसके जगह पर जोड़ देंगे हम लोग OH को, तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, इस टाइप से आ जाते हैं। यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर क्या आ गया आपका OH। तो इस हाइड्रोकार्बन में जब अल्कोहल हम जोड़ा, बेंजीन के अंदर जब अल्कोहल हमने जोड़ा तो उसका नाम हमने दिया फिनोल। क्या नाम दिया उसको, फिनोल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जब अल्कोहल को हम जोड़ते हैं तो वो क्या कहा जाता है, फिनोल। वो क्या कहा जाता है, फिनोल। और बाकी एलिफैटिक में अगर जोड़ते हैं तो वो अल्कोहल कहे जाते हैं। तो हम अल्कोहल को या तो ROH से दिखाते हैं या तो एरोमेटिक है तो AROH से दिखाते हैं, है ना। ये एलिफैटिक हो गया, ये क्या हो गया आपका एलिफैटिक हो गया, और ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक हो गया। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक ये दिख गया आपका, है ना। जब R से दिखाओगे एलिफैटिक हो जाएंगे और जब AR लिखोगे एरोमेटिक हो जाएगा, जिसमें बेंजीन्स के बारे में बात किया जाएगा और वो फिनोल हो जाएंगे। तो जल्दी से यहाँ से एक बार देखो जल्दी से, उसके बाद हम अगले पेज पे चलते, अगले पार्ट में चलते इसका। चलिए हो गया यहाँ से। नेक्स्ट हम यहाँ से बात करें, यहाँ से देखोगे तुम्हारे पास क्या हो गया, कुछ यहाँ पर दे रहा अल्कोहल और फिनोल के एग्जांपल्स दे रहे, जैसे CH3OH हो गया, ये अल्कोहल हो गया, यहाँ पर OH है अल्कोहल हो गया, ये OH अल्कोहल हो गया, बेंजीन के ऊपर हो गया फिनोल हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया फिनोल। तो कह रहा है दैट्स द जनरल फॉर्म ऑफ फिनोल AROH एंड AR क्या हो गया अलायन ग्रुप्स, ये तो समझ में आ गया। अगर ईथर की बात करेंगे तो ईथर का जो फंक्शन ग्रुप होता है, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है O। क्या होता है O। अब यहां से अगर मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन है CH3, बीच में आ गया O, ये देखो हाइड्रोकार्बन है, इससे एक H हटाएंगे और एक अल्कोक्सी ग्रुप जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी। अल्कोक्सी क्या होता है, जब अल्काइल हैलाइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं अल्कोक्सी। तो जब क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन में एक अल्कोक्सी ग्रुप को जोड़ते हैं, हाइड्रोकार्बन में जब एक अल्कोक्सी ग्रुप को जोड़ते हैं तो ईथर तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, ईथर। तो देखना अल्काइल में OH जोड़ोगे अल्कोहल, एरोमेटिक में OH जोड़ोगे फिनोल,
अंकायन में क्या करोगे, अंकोक्सी ग्रुप जोड़ोगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा ईथर, क्या हो जाएगा ईथर हो जाएगा। तो ये चीजें आप समझ में आ गई, यहाँ से आ जाएगा। ये भी देखिए ईथर है, अंकोक्सी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी अंकोक्सी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी अंकोक्सी जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ईथर। तो ईथर जो आता है वो बीच में आता है, कहाँ आता है बीच में। OH रहा तो अंकोहम, O सिर्फ रहा अंकायन ग्रुप के साथ जुड़ा रहा तो उसको ईथर कह देंगे। तो आप पहचान गए होंगे कि कौन अंकोहम है, कौन फिनोम है और कौन ईथर है। यही तो इंट्रोडक्शन था, है ना। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि आप एक बार कंपाउंड को पहचानो कि कौन अंकोहम है, कौन ईथर है और कौन आपके पास फिनोम है। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें है जेंडम फॉर्मूला। हम लोग का वही अभी हमने लिखा था कि अंकोहम अगर रहेगा तो ROH लिखेंगे, अगर फिनोल है तो एरोमेटिक के साथ OH लिखेंगे, और अगर मेरे पास क्या है तुम्हारा कि अगर प्रेजेंट है तुम्हारा मिथाइल ये ईथर का प्रेजेंट है तो ROR लिख सकते हैं, या ROR डैश कर देना, दोनों डिफरेंट रहेगा, या AR कर सकते हैं, या तो AR एरोमेटिक के साथ अंकायन ग्रुप से ऐड कर सकते हैं। तो ये आ सकते हैं ईथर का ग्रुप, ये अंकोहम का ग्रुप और ये फिनोल का। अब इसकी फार्मूला जो बनाते हैं, अंकायन ग्रुप का जो फार्मूला होता है, जैसे अगर हम एक सिंपल सी फार्मूला यूज करते हैं कि मेरे पास एक अंकोहम है ना। देखो अगर मेरे पास सिंपल से एक कार्बन का अंकोहम लेते हैं CH3OH, ठीक है। कार्बन कितना हो गया, 1 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 1 4 हो गया। तो CH4O मिल सकते कि नहीं मिल सकते, इसको बात से। तो देखो अगर मान लिया 2 कार्बन का हम अंकोहम लेते हैं तो 2 कार्बन क्या लेते हैं, इस पे एक अंकोहम ग्रुप हमने जोड़ दिया H, यहाँ पर जोड़ दिए H और H जोड़ दिए। तो बताइए कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 3 6 हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तो तुम्हें दिख रहा है कि जितना कार्बन है उसका दुगुना से 2 ज्यादा, जितना कार्बन है उसका दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है ना। जितना कार्बन है उसका दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो क्या हो गया, अगर मान लिया जाए n कार्बन ले लेते हैं तो CN हो जाएगा, उसका दुगुना हाइड्रोजन तो 2n हो जाएगा, और उससे 2 ज्यादा है तो पमस में 2 हो जाएगा, तो CnH2n पमस 2 हो गया, और एक ऑक्सीजन है तो इसका जनरल फॉर्मूला आ गया CnH2n पमस 2O। आगे से में क्या देगा जनरल फॉर्मूला CnH2n पमस 2। अगर एग्जाम में नहीं आ रहे तो कोई एक अंकोहम का एग्जांपल लेंगे ना और उस अंकोहम का एग्जांपल से फॉर्मूला पुट करेंगे ना, उसका कोई दिक्कत है। तो चलो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला वही था, CnH2n पमस 2O आ गया, बट ड्यू टू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप और फंक्शन ग्रुप आइसोमर। अब मोनोमर फॉर्मूला अगर सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहा जाता है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। जैसे देखो यहाँ पर एक है मेरे पास CH3 CH2OH, यहाँ पर देखो क्या है मेरा CH3OCH3। तो यहाँ पर भी देखो एक कार्बन 2 कार्बन C2 हो गया, हाइड्रोजन कितना 3 2 5 1 6 हो गया, C2H6O आ गया, ठीक है। यहाँ भी देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन तो C2 हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा, C2H6O आ जाएगा। तो अब देखोगे ये C2H6O ये भी C2H6O, दोनों क्या है सेम, लेकिन यहाँ अंकोहम फंक्शन ग्रुप लगा हुआ, क्या लगा हुआ इसमें अंकोहम। और अब इसको तो पहचान ही गया होगा, इसको हम क्या कह रहे थे ईथर, क्या कह रहे थे इसको ईथर। तो एक का फंक्शन ग्रुप अंकोहम हो गया और एक का फंक्शन ग्रुप ईथर हो गया, तो ये दोनों आइसोमर हो जाएंगे और आइसोमर में इसको क्या कहेंगे फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको फंक्शनल आइसोमर। समझ आ गया फंक्शनल आइसोमर क्या था, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ से, तो फंक्शनल आइसोमर यहाँ से आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक करने आगे। अगर इसमें क्या बता रहा हूँ, इसमें स्क्रीनशॉट अगर लेना होगी, समझने की बात है समझने की, यहाँ से तो इंट्रो चल रहा था मेरा। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ अंकोहम है, याद होगा हमने पिछले चैप्टर में जब हाइड्रोजन पढ़ा था तो हम भी क्लासिफिकेशन की बात किया था, आज भी क्लासिफिकेशन की बात करें। अब क्लासिफिकेशन किसके बेस पे बात करते हैं, पहला हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बीच में। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है समझ में आके, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है कि सर एक कार्बन जितने कार्बन के साथ अटैच हो रहा, तो देखो इसमें एक कार्बन जो है एक ही कार्बन के साथ अटैच हुआ तो ये 1 डिग्री हो गया, ये कार्बन 2 डिफरेंट कार्बन से अटैच हुआ तो एक 2 डिग्री हो गया, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो यहाँ भी कार्बन है, तो ये देखो यहाँ भी कार्बन है।
तो ये देखो ये हो गया एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखो इधर से भी जुड़ा और उधर से भी जुड़ा, 2 कार्बन से जुड़ेगा 2 डिग्री हो जाएगा। चमका इसको अगर हम यहाँ से एक और खींच देते हैं तो ये 3 डिग्री हो जाएगा ना ये। तो ये आप यहाँ से क्या करोगे, ये 3 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको आगे जोड़ोगे तो ये 2 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ तो 4 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ से ये 1 डिग्री हो जाएंगे, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो जो जितने कार्बन से जुड़ेगा उतना कहा जाएगा। तो 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन को टर्सरी कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ समझ में? तो देखिए अगर जिस कार्बन के साथ OH जुड़ेगा, अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ रहा है तो 1 डिग्री हमको हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ेगा 2 डिग्री हमको हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ेगा 3 डिग्री हमको हो जाएगा, 4 डिग्री के साथ जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 4 डिग्री में स्पेस कहां बचा? 4 डिग्री में तुम्हारा क्या हो गया, एक कार्बन है, इसके 4 इधर कार्बन आ गए, तो अब तो इसमें जुड़ेगा ही नहीं, स्पेस ही नहीं बचा, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री हमको हो सकता है, 2 डिग्री हमको हो सकता है, 3 डिग्री हमको हो सकते हैं। 1 डिग्री हमको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हमको हम, 2 डिग्री को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हमको हम, 3 डिग्री को क्या बोलेंगे, टर्सरी हमको हम। तो ये तो याद हो गया होगा आपको, है ना। तो जब OH ग्रुप वैसे कार्बन से जुड़े जो 1 डिग्री कार्बन हो प्राइमरी, वैसे कार्बन से जुड़े जो 2 डिग्री कार्बन हो सेकेंडरी, अगर 3 डिग्री से जुड़ेगा तो टर्सरी, 4 डिग्री से कभी भी नहीं जुड़ेगा। चले यहां तक हमने बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये आ गया आपका सेकेंडरी। आगे देखो यहां से इधर ये R जो दिखाता ना, R, ये R अंकायन ग्रुप्स होते हैं। R क्या होता है तुम्हारा, अंकायन ग्रुप होता है। और अंकायन ग्रुप का जो फॉर्मूला होते हैं नॉर्मली, अंकायन ग्रुप जो होते हैं इसकी फॉर्मूला होता है CnH2n+1, CnH2n+1 होता है ना। अब N की वैल्यू अगर रखने थे 1 तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ भी CH3 आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। तो देखो इस कार्बन को कितने कार्बन से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा, 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा, तो 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखो एक R है तो यहाँ भी 2 डिग्री हो जाएगा। तो R रिप्रेजेंट करता है CH3 को, है ना, CH3 CH2 अंकायन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइन ब्यूटाइन ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो क्या यहाँ से डिग्री हम पहचान सकते हैं, है ना, आसान से पहचान सकते हैं। क्या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी पहचान जाओगे। 1 डिग्री हमको हम प्राइमरी, 2 डिग्री हमको हम सेकेंडरी, 3 डिग्री हमको हम टर्सरी हमको हम। कोई दिक्कत है? तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। टर्सरी अभी हमने बता दिया कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ से देखो ये कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 3 डिफरेंट कार्बन से अगर जुड़ते हैं तो वो मुझे क्या कहा जाता है, टर्सरी कहा जाता है। यहाँ तक आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर ROH ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ तो पार्शियली नेगेटिव आएंगे, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आएगा तुम्हारा पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताओ क्या इसमें पोलैरिटी ग्रुप आ रहा है? अगर ये पोलैरिटी ग्रुप्स आ रहा है तो क्या ये हाइड्रोजन एटम भी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है? यस, हाइड्रोजन एटम बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरा ROH लेते हैं, मानो यहाँ से हमने लिया ROH, तो बताओ इसके ऑक्सीजन क्या इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जहां पर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होते हैं, है ना। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर इसके साथ हाइड्रोजन कहीं पे जुड़ा रहे तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, अल्कोहल में भी, एरोमेटिक में, अगर फिनॉल में भी बात करोगे यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो ये कंडीशंस में ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो देखो मिलता है इन अल्कोहल कंपाउंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो 3.5 है, of hydroxy group is higher than electronegativity of hydrogen atom 2.1। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, उसके बाद कौन होता है तुम्हारा ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है तुम्हारा नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन एटम से। इसके कारण से एक पर पार्शियल नेगेटिव चला जाता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चला जाता है, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इसके कारण से यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या चला जाता है, पॉजिटिव चला जाता है। कहता है बॉन्ड बिकम्स पोमर, बॉन्ड जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए वो क्या हो जाते हैं, तुम्हें पोमर हो जाते हैं। एंड इन लिक्विड अल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। अब जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है
वहां पर क्या होंगे, इंटर बनेगा। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का, दो टाइप का बनता है। एक इंटर मॉलिक्यूलर होता है, एक इंट्रा होता है। एक इंटर होता है, एक इंट्रा होता है। तुम अभी कौन से क्लास में हो, इंटर, न ज्यादा पढ़ा ना कम पढ़ा, है ना, बीच में आ गया है कि नहीं। कम पढ़ा किसको कहते हैं, जो जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। तेरे पास तो 10th का सर्टिफिकेट है, मतलब तो कम पढ़ा हुआ। ज्यादा पढ़ा हुआ कौन हो, जो पीएचडी कर लिया होगा, है ना, वो सब क्या है, ज्यादा पढ़ा हुआ। तो तुम न ज्यादा पढ़ा है ना ज्यादा कम पढ़ा है, बीच में है। तो इंटर मतलब क्या होगा, बीच में होगा। क्या होगा तुम्हें, बीच में होगा। तो जैसे अगर अंको हम बनाते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखो ROH, यहाँ है ROH, यहाँ बना हुआ, फिर यहाँ से एक ROH। तो देखो इसका H इसका ऑक्सीजन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आ गया, इसका H इसका ऑक्सीजन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आ गया। तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, तो उसे इंटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इंटर। लेकिन अगर ऐसा होता है, मान लो एक बेंजीन है, यहाँ पर ही क्या हो जाता है, एक OH रह जाता और यहाँ पर भी एक OH रह जाता, तो बताओ अपने ही मॉलिक्यूल्स में बन जाते, है ना। अपने ही मॉलिक्यूल्स में जब दो अलग अलग पोजीशन से बन जाता है, तो उसको इंट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको इंट्रा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर सब ROH आपस में जुड़ते चले जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते चला जाता है। तो दो को जब जुड़ेगा तो उसको इंटर कहेंगे। यहाँ पर कौन बनेगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यही लिख रहा है कि रिजम इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। इसके कारण से एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्शन। अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना एनर्जी उसको ज्यादा लगेगा तोड़ने में। इफ देयर इज मोर अट्रैक्टिव फोर्स इन द मॉलिक्यूल of liquid alcohol, then more thermal energy is required to break and convert in gaseous form. अब कहता है कि जब सारे अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया है, तो अब उसको तोड़ने के लिए क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ा, कौन सा एनर्जी, थर्मल एनर्जी, क्योंकि लिक्विड को कहा जाना है, गैस में। तो जब उसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि क्वेश्चन आता है तो व्हाई boiling point of alcohol is greater than, why boiling point of alcohol is greater than क्या हो जाएगा, अदर हाइड्रोकार्बन, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इन अल्कोहल नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, सो इट डेवलप अ पोलैरिटी ऑन, क्या हो जाएगा, द पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम ड्यू टू पोलैरिटी, है ना। क्या होगा, एक ड्यू टू पोलैरिटी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर अकर्स, सो इट्स क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो यहाँ से क्या होगा, द हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यानी से यहाँ पर ये लिख देंगे इंक्रीज, उसका हम द हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अट्रैक्शन फोर्स इफ देयर मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड, या इतना। इसमें से कुछ पॉइंट को छाट के लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बन जाएंगे। The type of hydrogen bond is not formed in alkane because of polar bond is absent in them. यही कह रहा है कि किसी हाइड्रोजन में, किसी भी हाइड्रोजन मतलब सॉरी हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, पोलैरिटी नहीं बनता। हाइड्रोकार्बन कहाँ से पोलैरिटी बनेगा बताओ, क्या यहाँ हाइड्रोकार्बन है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन में नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, वहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने के कारण से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हमको हमारा हायर देन दोज ऑफ alkane having approximately equal molecular mass। ये क्वेश्चन एक है ना, ये क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ सिमिलर मास। क्यों होता है, तो लिखेंगे अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, या अल्कोहल फॉर्म क्या होगा, ऐसा लिखेंगे अल्कोहल हैड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड या पोलर बॉन्ड, सो द अट्रैक्शन बिटवीन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन, सो थर्मल देन क्या होगा, देन थर्मल एनर्जी आर मोर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड टू कन्वर्ट गैसेस फॉर्म इन अल्कोहल इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोकार्बन। तो समझ में आ जाएगा, इतना लंबा याद तो होगा नहीं। तो अपने लैंग्वेज में आपको हमने बार बार बोलते हैं कि कोई भी बच्चे आंसर को अपनी लैंग्वेज में अगर बनाएगा तो वो हमेशा याद रहेगा। हम क्या कहेंगे कि देखो आराम से याद रखोगे, अल्कोहल के बीच में पोलर बॉन्ड होता है, तो क्या ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, पोलर बॉन्ड होता है। और पोलर बॉन्ड होने के कारण से उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाता है इन लिक्विड स्टेट में। तब उस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ने के कारण से उसको थर्मल एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है, मतलब हीट ज्यादा देना पड़ता है उसके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में
हाइड्रोजन बॉन्ड या अट्रैक्शन फोर्सेस वर्क नहीं करती है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड या अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा तो उसका क्या हो जाएगा कि उसका बॉन्ड पॉइंट कम हो जाएगा। तो याद करना, अंकुरम का ज्यादा, बाकी हाइड्रोकार्बन का कम हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड पॉइंट ऑफ इथेनॉल जिसका मोलर मास 46 है, उसका बॉन्ड पॉइंट 351 केल्विन है, इज हायर देन दैट ऑफ प्रोपेन जिसका मोलर मास लगभग 44 है, और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है 231 से 351, है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। एंड बॉन्ड पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल बॉन्ड मास जिसका 60 है, बॉन्ड पॉइंट ऑफ और बॉन्ड पॉइंट उसका कितना है 370, इज हायर देन दैट ऑफ ब्यूटेन मोलर मास 58 का। तो सिंपल ये बता रहा है तो उतना ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन लेते हैं या उतना ही कार्बन का अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल का बॉन्ड पॉइंट ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोकार्बन से। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। तो इस चीजों को आप क्या करोगे, एक बार लिखोगे, इसको क्वेश्चन बनाओगे, आप क्वेश्चन बना करके इसको आप एक बार ट्राई करोगे, लिखोगे इसको। अब कहता है इन लीनियर सीरीज ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बॉन्ड पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंक्रीजेज। कह रहा है कि अगर आप मान लिया जाए कि अल्कोहल ग्रुप सेम है, तो आप जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाते चले जाओगे, है ना, वैसे वैसे उसमें क्या होता जाएगा कि लीनियर सीरीज ऑफ प्राइमरी अल्कोहल द बॉन्ड पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे उसके बॉन्ड पॉइंट बढ़ते जाएगा, और जब बॉन्ड पॉइंट बढ़ता चला जाएगा उसके बाद अगर कार्बन की संख्या भी सेम हो जाए, OH ग्रुप भी सेम हो जाए, तो हमको चेक करना है क्या, ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांच होगा उसका बॉन्ड पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो पीछे से भी पढ़ रहे थे, because increasing with the number of carbon intermolecular distance is decreased as a result intermolecular attraction forces increase। और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ता जाएगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस घटते चलेंगे, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस अगर घटेगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस आएगा उतना ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कार्बन की संख्या जितना ज्यादा बढ़ाओगे, कार्बन की संख्या जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसको ब्रेक करना क्या होगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहां से देखोगे फिर कहता है क्या, while going from methanol to butanol बॉन्डिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज। जब एक कार्बन से 4 कार्बन गया तो बॉन्डिंग पॉइंट का होता गया, उसका बढ़ता गया, है ना। प्राइमरी 1 डिग्री को हम कंटेनिंग 3 या मोर देन 3 कार्बन एटम विद द सेम अमाउंट ऑफ फॉर्मूला। सेकेंडली 2 डिग्री को तो जानते हो 2 डिग्री को किस कहते हैं, 3 डिग्री को किस कहते हैं, जैसे ही कहते हैं। कंपाउंड हैविंग मोर ब्रांचेस एज अ रीजन डिक्रीज एरिया ऑफ सरफेस डिक्रीज द मोमेंटम फोर्सेस डिक्रीज। अब सोचोगे जैसे तुम्हारा क्या होता जाएगा, एज ए रीजन डिक्रीज द एरिया ऑफ सरफेस एंड डिक्रीज द इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन। तो हमने देखोगे सिंपल से याद रखना कि अगर मेरे पास OH ग्रुप जितना ज्यादा होगा बॉन्डिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। दूसरा देखिए, अगर कार्बन की संख्या सेम हो, कार्बन की संख्या सेम, पहले देखना था कार्बन की संख्या अगर डिफरेंट हो, जितना ज्यादा कार्बन आएगा उसके बॉन्डिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएंगे। तीसरा, अगर कार्बन की संख्या सेम हो जाता है, 3 कार्बन 4 कार्बन का यहाँ भी OH है और एक 4 कार्बन का यहाँ भी बना रहे हैं, बट यहाँ पर ब्रांच बना रहे हैं, तो जितना ज्यादा ब्रांच आएंगे उसके बॉन्डिंग पॉइंट उतना ही क्या होता चला जाएगा, कमता चला जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा ब्रांचेज आते हैं सरफेस एरिया कम हो जाती है, और सरफेस एरिया कम होने के कारण उसका अट्रैक्शन भी घट जाता है ना। जबकि अगर ब्रांच नहीं है, सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण से वहां पर अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसका बॉन्डिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन बॉन्डिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा है, जितना कम अट्रैक्शन बॉन्डिंग पॉइंट उतना ही कम है। कोई दिक्कत है, आप कॉपी करना, इसको कॉपी क्या करोगे, इसको समझ लीजिए। अब इसके बेस पर अगर क्वेश्चंस आए तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इसमें पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बॉन्डिंग पॉइंट। तो पहले चेक करना नंबर ऑफ OH ग्रुप, जिसमें OH ज्यादा होंगी वो हो जाएगा। दूसरा चेक कर लेना कि अगर OH सेम है तो कार्बन की संख्या किसमें ज्यादा है, उसकी बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अगर ये भी सेम हो गया, कार्बन की संख्या भी सेम हो गया, OH भी सेम हो गया, तब तुम चेक करना कि सर किसमें ज्यादा ब्रांच है, जिसमें ज्यादा ब्रांच है उसकी बॉन्डिंग पॉइंट उतना ही कम है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें, इतना ही बात इसमें लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट बात हम अगर करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि यहां से वही कह रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड द इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन बिटवीन इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो बता रहे हैं कि इसमें इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जिसके कारण इसकी बॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 1 डिग्री हमको हम क्या होता है, बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये। अच्छा, जिसमें जितनी ज्यादा पोलैरिटी आएगी उतना ज्यादा वो वाटर सोल्यूबल भी हो जाएगा, तो है ना। जितना ज्यादा पोलैरिटी आएगा वाटर में सोल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा आ जाएगा। तो OH 1 डिग्री की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री हो जाएगी, फिर क्या जाएगा तुम्हारा 3 डिग्री की सोल्युबिलिटी आ जाएगी। तो ये आसान सा है। अब है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। एसिडिटी मतलब एसिडिक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
ROH है ना, क्या है ROH है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 के आसपास होती है, इसका 2.1 के आसपास होता है, और इसका जो होता है तुम्हें लगभग हाइड्रोजन से ज्यादा होता है तो 2.4 होता है। अब देखना जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आता है वो बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। तो अगर इसके बीच का देखा जाए तो यहाँ पर कितना आ गया 1.4 आ गया, और यहाँ पर देखा जाए तो 1.1 आ गया, है ना। तो ये डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ से H- आसान से मौस, जबकि हम आगे देखेंगे कि ये OH- भी मौस कर रहा होगा। अभी हम एसिड पढ़ रहे हैं, इस कारण से यहाँ से देख रहे हैं इतना। अगर H- आयन कोई मौस करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो वो एसिड कह जाते हैं। तो अगर जैसे इसको H2O में डाल देंगे तो H2O में डालने के बाद क्या करता है वो H- आयन को मौस करके उसका हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट करता है, तो RO- अब प्लस क्या हो जाता है तुम्हारा H3O पॉजिटिव हो जाता है। ये हाइड्रोनियम आयन में जो बनाता है उसे हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं उसे एसिडिक चेक करते हैं। तो कहता है अल्कोहल हैज एसिडिक प्रॉपर्टी सिमिलर दैट ऑफ द क्या होगा मिथेनॉल और लेस एसिडिक देन वाटर, है ना। यहां से देखना क्या करता है कि अब देखो एसिडिक चेक कैसे करते हैं, एसिडिक चेक कैसे करते हैं। तो देखो जैसे ये H- आयन लॉस किया, जब भी तुम अगर एसिड चेक करो, जब भी तुम एसिड चेक करो तो यहाँ पर देखना कि इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा नेगेटिव की स्टेबिलिटी कौन करता था, याद है -M -H, और क्या शो करता था -I। यहाँ CH3 जो है +H शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है +H। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, ध्यान देना एसिड स्ट्रेंथ जो होगा, एसिड स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, STRENGTH है ना, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका -M -H और -I का, -M -H और किसका होता है -I का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है +M +H और +I का हो जाएगा। तो यहाँ पर सूची क्या शो कर रहा है +H शो कर रहा है, इसी कारण से यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। अगर इसके जगह पर वाटर देते तो बताओ वाटर में क्या होता है एक H- आयन मौस करते थे, ये क्या उतना डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी कारण से वाटर एक ज्यादा एसिडिक है, किससे मेथेनॉल से। यही पॉइंट हम कराया कि अल्कोहल के पास एसिडिक प्रॉपर्टी तो होता है बट वाटर आर लेस एसिडिक, सॉरी मेथेनॉल आर लेस एसिडिक देन क्या हो जाएगा तुम्हारा वाटर से कम होंगे। क्यों, क्योंकि मेथेनॉल में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है अच्छा इसी के बाद एक और पूछा जाता है कि अगर एरोमेटिक है, अगर एरोमेटिक है फिनॉल यहां से OH हो गया इसके साथ, अगर और एक अल्कोहल है ROH, अब इसी दोनों में अगर एसिड स्ट्रेंथ को चेक करना होगा तो पहले दोनों से एक H को हटा दो, दोनों से H को हटाओगे तो यहाँ पर O पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा H- आ गया। अगर यहाँ से हटाओगे तो RO नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा H- आ जाएगा। तो सोचो ये जो नेगेटिव होगा इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करने का, और जब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करने का तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और जहां स्टेबिलिटी नेगेटिव का बढ़ा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, है ना, फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो याद रखना वाटर ज्यादा है एसिडिक मेथनॉल से, फिनॉल ज्यादा है बाकी अल्कोहल से। क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहे हैं, वो स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस कर रहा है ना, इस कारण से हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है, हमको आप एसिड चेक करोगे एसिडिक क्या होगा +M +H +I का इनवर्स में -M -H -I का क्या होगा तुम्हारा डायरेक्टली। ये पता करने आता है तो ये सिंपल याद रखना कि जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होगा वो एसिड को बढ़ाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगा वो एसिड को कम करेगा। तो देखो CH3 में है ना, यहाँ OH है तो ज्यादा, यहाँ से H हटा दिया हमने, यहाँ से क्या किया हमने H हटा दिया तो CH3O- हो गया। अब बताओ कार्बन ज्यादा नेगेटिव या हाइड्रोजन, कार्बन ज्यादा नेगेटिव होते हैं, तो कार्बन ज्यादा नेगेटिव होते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, और जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर खींचा तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में धक्का पड़ेगा ना, और जब धक्का पड़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा वहां पे कम जाएगी। आगे समझ में आता कोई दिक्कत, तो एसिडिक का कंडीशन समझ में आना चाहिए। और आप अगर ना आए तो याद करूंगा कि सर वाटर ज्यादा हमको हम है, मतलब वाटर ज्यादा एसिडिक है मेथनॉल से ज्यादा एसिडिक है कौन फिनॉल, मतलब अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है फिनॉल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब कौन कौन से मेथड है जिससे अल्कोहल को हम बना सकते हैं। पहला अल्कीन से बनाना है मुझे, फिर अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल में कौन कौन आते हैं, कार्बोनिल में तुम्हारे पास आता है जिसमें C डबल बॉन्ड O लगा रहेगा, तो या तो एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, या तो कीटोन हो सकते हैं,
या फिर कार्बोजेनिक एसिड्स हो सकता है ना, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर क्या रहेगा तुम्हारा कार्बोजेनिक एसिड रहेगा। यहां पर तुम्हें क्या हो सकता है, कार्बोनिक कंपाउंड किए जा सकते हैं। गिरनार्ड एजेंट किसको कहते थे, RMGFs को कहते थे, यहां से करवा सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन मेथड, ये तो शुगर से बनाते हैं ना, शुगर का फर्मेंटेशन कर लेते हैं, वहां से इसको हम बना लेते हैं। तो एक एक करके सारे प्रोसेस पे बात करते हैं, है ना, एक एक करके सारे प्रोसेस पे बात करते हैं। चलिए, पहला अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन कंपाउंड। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको अल्कीन मिले, सी डबल बॉन्ड सी ऐसा मिल गया, तो आप एसिड के टेनाइज रिएक्शन करो, H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर का। तो सबसे पहले क्या करेगा, H+। देखो यहाँ पर मोल पेयर ज्यादा है, मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा है, पाई बॉन्ड ज्यादा होने का कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कैरेक्टर है हाई से किधर जाना, लो की तरफ जाना। तो H यहाँ H आ गया और यहाँ से H+ आ गया। अब ये H+ इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जब H+ पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएंगे, और जब ये कार्बोकेटाइन यहाँ से तैयार होगा तो इस कार्बोकेटाइन के कारण, कार्बोकेटाइन देखो उस जगह स्टेबल करोगे, मतलब उस जगह बनाओगे जहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो कार्बोकेटाइन को हम हमेशा क्लास में क्या बोलते थे, भिखारी। अब भिखारी मतलब उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो भिखारी कहाँ घुसेगा, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगा वहां से मिलेगा ना उसको इलेक्ट्रॉन। की साइड में पार दोगे उसको, नहीं दोगे, उसको कहाँ रखना है, बीच में। जितना भीड़ भाड़ में रहेगा उसको इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस ज्यादा। तो कार्बोकेटाइन कहाँ पर ज्यादा जाएंगे, 3 डिग्री, फिर कहाँ जाएगा 2 डिग्री, और फिर कहाँ आएगा 1 डिग्री। अगर नहीं पहुंचा तो 60 का भाग में, उतना डिटेल नहीं पूछेगा बोर्ड में। अब देखो यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया, अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर हमको क्या कर देना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को डाल देना। तो जैसे ही वाटर को डालोगे, बताओ ये अपना मोल पेयर दे देगा क्या इसको। जैसे ही अपना मोल पेयर दिया तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, OH H के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में यहाँ से आ गया CH आ गया। जैसे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेचर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन का नेचर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसके ऊपर कौन गया, पॉजिटिव। क्या बर्दाश्त करेगा ऑक्सीजन, नहीं बर्दाश्त करेगा। नहीं बर्दाश्त करेगा तो किसको हटाएगा, सबसे आसान कौन है, हाइड्रोजन। बेचारा का साइड छोटा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, कोई भी इसको दे देता है, तो यहाँ से इसको भगा देगा और ये बनाएगा यहाँ पे OH। क्या बनाएगा ये OH, और ये बनाएगा यहाँ से क्या CH, अब मिथाइल। तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो एक मैकेनिज्म हम यहाँ से दिखाते हैं कि यहाँ क्या है, पहले डबल बॉन्ड से यहाँ से H+ इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखोगे यहाँ से H+ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसके बाद H2 जाकर के जुड़ेगा तो अल्कोहल बनेगा। तो याद रखना, अल्कीन में एसिड कैटाइनाइड हाइड्रोजनेशन कराते हैं। क्या करते हैं, एसिड कैटाइनाइड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं या हाइड्रेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो अल्कोहल तैयार हो जाता है। तो H+ से H2 डालेंगे, अल्कोहल तैयार होगा। कहां पर ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइंस। क्या बनता है इसमें, कार्बोकेटाइंस। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए यहाँ तो यहाँ से देखिए आपको वही बना के दिया। चलिए ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। देखो एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना कि जो तुम्हारा इस मेथड से जो अल्केन बनेगा वो कौन सा मेथड से बनेगा, मार्कोनिकॉफ तरीके से बनेगा। किसके तरीके से, मार्कोनिकॉफ रूम से बन जाएंगे। किससे बन जाएंगे, मार्कोनिकॉफ। जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है वहां OH बैठा देना, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है वहां पर OH बैठा देना, तो मार्कोनिकॉफ रूम से बन जाएंगे। लेकिन अगर एंटी मार्कोनिकॉफ के तरीका अपनाना है, किसकी तरीका अपनाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ का तरीका अपनाना है, तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, HBO रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, HBO रिएक्शन करवाते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि सबसे पहले अगर कोई अल्कीन लिए, मान लो हम यहाँ पर मैकेनिज्म बना लें, यहाँ पे बना लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हम डालते हैं, पहले डालते हैं B2H6, ठीक है, और दूसरा रीजन में इसका डालते हैं H2O परऑक्साइड, H2O। देखो बहुत आसान सा टेक्निक इसका है। पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में B2H6 एक डायमर फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं, तो क्या बनता है 2BH3। इसके पास क्या होता है, वाइकेंट ऑर्बिटल होता है, क्योंकि देखो BH3 का कैसे बनाओगे, तो BHH 3 बॉन्ड बना पाया, चौथा क्या रखेगा इसमें, वाइकेंट रखेगा। तो यहाँ BH3 आ गया। अब ये सोचिए ये जो BH3 है, दूसरा यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चौथा सा
हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग पेज पे बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, पेज पे बनाते हैं। हमें पेज देखें, पेज मिल रहा है मुझे, इसमें ज्यादा स्पेस है, यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। इस जगह पर हम बनाते हैं इसको तो ज्यादा समझ पाएगा। देखो क्या किया हमने क्या CH3CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा लिए एक एल्कीन लिए। यहाँ पर हमने क्या डाला, पहला डाला B2H6, ठीक है। दूसरा डाला हमने H2O2। तो पहले मैकेनिज्म में क्या करते हैं, B2H6 एक डायमर फॉर्म में रहता है। डायमर कैसे होते हैं, देखोगे B2H6 ऐसे रहते हैं, BH, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर B है, यहाँ H है, यहाँ H, यहाँ पर जो H है इसके बॉन्ड से ऐसे जुड़ते हैं, यहाँ पर जो H है इसके कारण से ऐसे जुड़ते हैं, ये B2H6 हो गया। इसको थोड़ा सा भी हीट करते हैं, वाटर में डालते हैं तो ये आराम से डिजोल्व हो जाता है और B2H6 टूट जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, BH3 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, BH, यहाँ से H और यहाँ से H, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटम आ जाता है। अब सोचोगे अगर इसमें वैकेंट ऑर्बिटम आ गया, यहाँ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटम आ गया तो बताओ BH, यहाँ से एक H और यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटम इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहता है। जैसे इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर एक H टूट करके इसको पे चला जाएगा। तो देखो कैसे रहेगा, तो एक स्टेप और बढ़ा देते तो सही रहेगा। देखो तीसरा स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, ये जो CH3 टूटा, यहाँ CH3CH, ये पाई बॉन्ड उधर भाग गया तो इसके ऊपर कार्बोकेटायंस आ गए, है ना, और यहाँ पर बन गया CH2, यहाँ बन गया BH2, एक H है, इसके ऊपर आ गया कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, सॉरी नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्या रहेगा इसमें, नेगेटिव चार्ज। तो इस कारण से ये वाला H टूटेगा और ये H टूट करके इसमें आ जाएगा। तो ये बनाने का इस तरीके से CH3CH2, देखो एक H पहले से था, एक H इसका लगाया CH2 बन गया और यहाँ से बन गया CH2 और फिर आ गया BH2। बताओ यहाँ पर फिर से वैकेंट ऑर्बिटम आ गया। अब अगर सोचो इसी तरीके से चौथे स्टेप में क्या होता है कि CH3CH2, यहाँ पर आ गया तुम्हारा CH2 और ये आ गया BH2, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। अगर सोचो फिर से एक अल्कीन इसके ऊपर आ जाए, अल्कीन कैसा आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, वही अल्कीन। जब इसके ऊपर आएगा तो ये फिर पाई बॉन्ड देगा, फिर इसके हाइड्रोजन टूटेंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो अगली बार क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से आ जाएगा B, फिर इधर आ जाएगा CH2 CH2 CH3, यहाँ से एक H आ गया और इसके पास फिर से वैकेंट आ गया। और जब इसके पास फिर से वैकेंट आ गया, फिर से इस पे डाल दो एक बार अल्कीन को, तो 3 बार अल्कीन डालना है। कितने बार अल्कीन डालना है, 3 टाइम्स अल्कीन डालना है। जब 3 टाइम्स अल्कीन डाल दोगे तो ऐसा कंडीशन में आ जाएगा, ये B CH2 CH2 CH3 ऐसा गया, फिर इधर एक जुड़ जाएगा B CH2 CH2 CH3 ऐसा जुड़ गया, इधर से जोड़ोगे CH2 CH2 CH3 ऐसा जुड़ जाएगा। अब ये आगे इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोबोरेशन। अब इसको ऑक्सीडेशन करवाना है, क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या डालेंगे, H2O2 को, किसमें डालेंगे, H2O2 को। तो H2O2 कैसे बनाएंगे, HOOH, HOOH, ये टूटेगा, एक OH इसके साथ चल जाएगा, एक OH इसके साथ चल जाएगा, ऐसे ही डालो यहाँ पर HOOH, ये एक इसके साथ चला जाएगा, हम शॉर्ट में बना दिए HOOH, ये यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ से बन जाएंगे 3CH3 CH2 CH2 OH और प्लस क्या बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा, H3BO3। तो देखो इतना नंबर याद, अगर 2 नंबर का आता है या 3 नंबर का आता है तो आप मैकेनिज्म बनाओ, अगर नहीं आता है तो हम एक सिंपल सा तरीका याद करने का सिखाते हैं कि तुम जैसे ही देखना कि अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे अल्कीन है इसके ऊपर B2H6 डाला हुआ है और साथ में H2O2 डाला हुआ, कुछ मत करना, क्या करना, इस पाई बॉन्ड को तोड़ देना, है ना, एक H यहाँ पर दे देना तो CH3 CH2 आ जाएगा और ये CH2 है, इसके साथ OH ग्रुप जोड़ देना, बस। सबसे अंतिम वाले ग्रुप से क्या दे देना है, OH ग्रुप। आइसोमर एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह, किसकी तरह, एंटी मार्कोनिकॉफ में भी याद रहता था, H2O2 रहता था, यहाँ भी H2O2 है, यहाँ वहां पर भी क्या होता था, जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होते तो उसको बैठा देते थे, है ना, इसमें भी उसी की तरह यहाँ पर बैठा देंगे। तो एंटी मार्कोनिक
कॉफ की तरह ही करना। तो याद करना, मार्कोनी कॉफ की तरह अगर बनाना है तो H+H2O डाल देना है। अगर एंटी मार्कोनी कॉफ कराना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने होंगे। क्या करवाना होगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाने होंगे। तो एक बार जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट तो हमने ये देख लिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखेंगे, इससे क्या होता है एंटी मार्कोनिक कॉफ की मैकेनिज्म तैयार हो जाती है। चलिए अगला प्रोसेस आपका जो है वो एक, ये तो रटने वाली चीज है, आप इसको मैकेनिज्म नहीं पढ़ सकते हो, है ना। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर शुगर होता है, शुगर मतलब केन शुगर, C2H22ONA1, है ना। C2M ये बच्चा जानता है इसको, है ना। H22ONA1 के साथ जब H2O को डालते हैं किसके प्रेजेंस में? एक इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो जाता है। अगर ये हमने क्या लिया है, अगर ये हमने सुक्रोज लिया है, क्या लिया है? सुक्रोज। तो ये किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। और इसी में से दूसरा जो बनता है वो फ्रुक्टोज बन जाता है। और इसके भी फॉर्मूला जो होते हैं वो होता है C6H12O6 ही होता है ना। तो ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज। और जब ग्लूकोज के ऊपर हम वो जाइमेज ईस्ट डालते हैं, क्या डालते हैं? वो जाइमेज ईस्ट डाल देते हैं। तो जाइमेज ईस्ट में हमें क्या हो जाता है, या जाइमेज एंजाइम भी कह सकते हैं, जाइमेज एंजाइम जो ईस्ट से एक आता है ना, जाइमेज एंजाइम जब डालते हैं तब ये इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? C2H5OH। ये एक टाइप का एनारोबिक रिस्पायरेशन है, जो बायोलॉजी में पढ़ रहे हो उसको समझ में आ जाएगा। ये एक टाइप का एनारोबिक रिस्पायरेशन है और ये तुम्हें पूछ सकता है, बायोलॉजी में भी पूछ सकता है, कहाँ पे? जब ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्मेंटेड करने होते हैं, जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, लिक्विड वेस्ट को पढ़ना, वहां पर भी ऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए फंगस यही काम करता है ना। और हमारे पास क्या होता है, जितने भी वाइन इंडस्ट्रीज है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस जब हम पढ़े थे, वहां पर वाइन इंडस्ट्री जो शराब बना रही इंडस्ट्री, वो इसी से तो इथेनॉल बनाता है ना, शुगर को ही फर्मेंटेड करवा देता है और फर्मेंटेड करवा के इथेनॉल में यूज किया जा रहा है। इसके अलावा तुम्हें बेकरी प्रोडक्ट में, है ना, जहां पर बिस्किट बन रहा है, पावरोटी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है ना, तो जहां भी बेकरी प्रोडक्ट है वहां पर भी यही रिएक्शन करवा रहे हैं। मतलब होटल वाले जो तुम्हारे स्वीट्स बना रहे हैं उसमें भी क्या कर रहे हैं, वो फर्मेंटेशन करवा रहे हैं। तो ये चीजें तुम्हें क्या होंगे, यहां से आ जाएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास आता है कि सर यहाँ पर क्या हो जाता है, एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर आता है जिसमें 95% इथेनॉल होता है, 5% वाटर होता है, और दोनों की बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर हो जाती है। इसके वजह से ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहते हैं। और कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रॉप्स जो होता है, एक क्या हो जाता है, तुम्हें उसको सेपरेट करने के लिए फिर हम कौन सा यूज करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो देखते हो शराब बनाने वाले क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को आता है ना, वो पहले शराब फर्मेंटेट करवा लेते हैं, उसके बाद आग पे चढ़ा देते हैं, हीट होते रहता है, उससे वेपर निकलता है, वेपर जो होते हैं वाटर पहले निकल जाते हैं, बाकी जो बचा था इथेनॉल, या फिर उसी से एक पाइप जोड़ के निकालता है, उसको ठंडा करता है तो इथेनॉल तैयार हो जाते हैं। तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अभी तक हमने बनाया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हमने अभी 2-3 चीजें छोड़े, कार्बनिक कंपाउंड, लिग्नाइड, तो आगे मिल जाएगा मुझे। चलो ये कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक कंपाउंड्स में तुम्हें क्या हो जाएंगे कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एक्टिव मेटल, अच्छा ये तो मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के साथ एसिड करवानी है, या अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवानी है। फिर रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड जहां पर टूटेंगे उसकी बात करेंगे, जहां पर अल्कोहल हाइड्रोजन एसिड बनाएंगे। बताओ अलग-अलग टाइप के यहाँ पर रिएक्शंस देखने को मिलेगा, तो हम उस रिएक्शन को आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम बातें करते हैं। जैसे पहला था रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड टूटना चाहिए, है ना। अब OH बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो देखो सबसे पहले तो हमको सिंपल सा H2O में भी OH बॉन्ड होता है, HOH। अगर यहाँ से एक H टूट गया तो OH बॉन्ड टूटेगा ही, और ये मेटल के साथ रिएक्शन कर गया तो देखो क्या होता है, अगर मैग्नीशियम देखो तो सिंपल सा होता है, सोडियम मेटल है, ये क्या करेगा, अगर 2 सोडियम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 2 सोडियम ले रहे हैं, तो 2 Na+ बन जाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये H2O पर जब अटैक करेगा, यहाँ पर जब अटैक करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको 2H नेगेटिव में बना देगा और प्लस 2OH नेगेटिव में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तुम्हें H भी नेगेटिव में आ जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, OH भी नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये NaOH क्या हो जाएंगे, Na के साथ OH जाकर जुड़ जाएंगे, जिससे तुम्हें क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा। और H+ अगले H- जो होगा, अगला H+, यही H- H2O से जब जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, H+ को खींचेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2
में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ऐसे ही है, जैसे वाटर का रिएक्शन करें वैसे अल्कोहल का रिएक्शन करें। यहाँ से जब रिएक्शन कराओगे तो H हट करके H2 बना लेगा और बना लेगा CH3O, है ना। इसको कहते हैं क्या, सोडियम मिथॉक्साइड। अगर यहाँ OH है, H हटा लो, यहाँ से H2 बन जाएगा MgOCH2 CH3 का फॉर्म कैसे बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के फंगस 2 होते हैं, हो जाएगा ना। ये यहाँ से बन जाएगा फंगस, क्या आ जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है कि OH बॉन्ड में H का बॉन्ड टूटेगा और मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां से हाइड्रोजन गैसेस देगा, हो जाएगा ना। और कौन होना चाहिए, हाई रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, जिसमें तुम्हारे पास हाई और मॉडरेट, लो रिएक्टिव मेटल नहीं होनी चाहिए। लो रिएक्टिव मेटल में कौन आता है, कॉपर, Ag, Au, Pt, Hg, है ना, ये आता है। तो इस मेटल को छोड़ दो, बाकी सारे मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिथनॉल या इथनॉल जो अल्कोहल है वो एक एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा था। एसिड विथ मेटल तो क्या होता है, साल्ट विथ हाइड्रोजन गैस। एसिड विथ मेटल क्या होता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो जब OH बॉन्ड टूटेंगे H वहां निकलेगा, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत है, चलो यहाँ से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड। अगर अल्कोहल के साथ अगर एसिड की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ROH भी एसिड की तरह बिहेव करता है, RCOH भी एसिड की तरह बिहेव करता है ना। अब अगर दोनों से एसिड का स्ट्रेंथ चेक करो तो RO नेगेटिव और यहाँ पर है क्या तुम्हारा RC≡O नेगेटिव। अब बताइए यहाँ पर C बॉन्ड हो गया तो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल हो जाने के कारण से कार्बोजेनिक एसिड जो होगा मोर स्टेबल हो जाएगा, RC≡OH, मतलब ये मोर एसिडिक हो जाएगा ROH से, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में कार्बोजेनिक एसिड जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर चेक करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, कार्बोजेनिक एसिड मोर हो जाएगा। अब सोचेंगे तो ये अगर H+ देता है, ये पहले कॉपी करो, उसके बाद हो गया। चलो अब देखो, अगर कार्बोजेनिक एसिड है, यहाँ से RC≡OH है, यहाँ से H+ छोड़ा, ये RC≡O पर एक नेगेटिव और यहाँ से H+ छोड़ा। अब सोचो जैसे ये H+ ROH पे आ गया, यहाँ से H+ आ गया, बताओ ऑक्सीजन के मोल पेयर को लेके क्या जाएगा, ये जैसे ऑक्सीजन के मोल पेयर को लेके जाएगा ROH और H, यहाँ पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव आएगा, क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त करने वाला है, नहीं, कभी नहीं करेगा ना, ऑक्सीजन मोर नेगेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ से क्या करेगा, H2O बना के चला जाएगा, तो यहाँ से R+ का बन जाएगा H2O। तो सोचो यहाँ से R+ और यहाँ से क्या तुम्हारा RC≡O R+ जब जुड़ेंगे तो +- जुड़ेगा और यहाँ बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा, ये एस्टर। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जब अल्कोहल कार्बोजेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है विद एसिड कैटालाइज में, तब वो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो पूछेगा व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिडिक एसिड, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, देन इट प्रोड्यूस एस्टर। इसका क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आगे से में यहां से देखो एस्टर बन रहा है, क्या बन रहा है सर, एस्टर बन रहा है। कोई दिक्कत है, आगे से नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो याद करना, हम यहाँ पर याद करवा देते हैं, ध्यान देना इसमें। देखोगे अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन होने के बाद पहले एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है, और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोजेनिक एसिड में जाता है, ठीक है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो ये कीटोन में चला जाता है ना, किसमें चला जाता है, कीटोन में। और कीटोन ड्रास्टिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन करके कार्बोजेनिक एसिड आते हैं, नहीं तो नहीं के बराबर जाते हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, ये सब स्ट्रॉन्ग में रखना। KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 स्ट्रॉन्ग में रखना। CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 स्ट्रॉन्ग में रखने का। फिर Na2Cr2O7 ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सब तरह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या कहता है,
पहले हमको एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को मिल जाता है कार्बोजेनिक एसिड्स में। लेकिन अगर तुम्हें आ जाए पीसीसी पीडीसी है ना, मॉइस्ट AG2O बराबर, ये सब जो होगा तुम्हारा वो तुम्हारे पास किसमें मिल जाएंगे, इसके अलावा टॉमस फार्मिक ऐसे आ जाएंगे तो वो एल्डिहाइड चक्र में आ जाएगा। पीसीसी पीडीसी मॉइस्ट AG2O, रेड हॉट कॉपर, हाँ रेड हॉट कॉपर या आयरन, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये एल्डिहाइड तक ले जाके छोड़ देता है। ये सब क्या करता है, हमको एल्डिहाइड में जाके छोड़ देता है। और बाकी अगर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है तो वो क्या करेगा, हम से पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कहां चला जाएगा, कार्बोजेनिक एसिड में। तो याद होना चाहिए कि 1 डिग्री हम पहले एल्डिहाइड में जाता है, किसमें जाता है, एल्डिहाइड में जाता है, और उसके बाद कार्बोजेनिक एसिड में चला जाता है। किसमें चला जाता है, कार्बोजेनिक एसिड में चले जाते हैं। कोई दिक्कत है, आगे से हो जाएगा ये, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे सुनने। तो पहले क्या होगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोजेनिक एसिड बोलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, पहले कीटोन, कीटोन नॉर्मली नहीं होते, ड्रास्टिकली होता है और वो कार्बोजेनिक एसिड में जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो वही है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया किसके प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडाइज किया, कार्बोजेनिक एसिड आ गया। यहाँ देखो OH अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से कार्बोजेनिक एसिड बन जाएगा। यहाँ डायरेक्ट कर दिया। ये भी पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से फिर कहाँ चला जाएगा, कार्बोजेनिक एसिड चला जाएगा। तो याद हो गया, याद करो 1 डिग्री एल्डिहाइड किसमें जाएगा, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल किसमें जाएगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से फिर कहाँ चला जाएगा, कार्बोजेनिक एसिड्स में, है ना। और यहाँ पे देखो 1 डिग्री अल्कोहल में पहले पीसीसी दे दिया। पीसीसी मतलब क्या हो गया तुम्हारा, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मिल्ड देगा तो एल्डिहाइड तक ही रुक जाना है, मिल्ड देगा तो एल्डिहाइड तक रुक जाना है। पीसीसी पीडीसी तुम्हारे पास ड्राई AG2O या मॉइस्ट AG2O, रेड हॉट कॉपर या आयरन, ये सब तुम्हारा क्या हो जाएंगे, मिल्ड में आ जाएंगे। और मिल्ड जो होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल को कहां रोक देगा, एल्डिहाइड में। K2Cr2O7 KMnO4 Na2Cr2O7, अगर ये सी मिल गया तो कहां तक पहुंचा देगा उसको, इसको पहुंचा देगा कार्बोजेनिक एसिड तक। कहां तक पहुंचा देगा उसको, कार्बोजेनिक एसिड तक। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया। चले हम लोग यहां से खेल दिया है Na2Cr2O7। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो किसमें जाएगा, कीटोन में। 2 डिग्री अल्कोहल किसमें जाएगा, कीटोन में। 2 डिग्री अल्कोहल किसमें जाएगा, कीटोन में। तो जहां जहां 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा वहां क्या बन जाएंगे, कीटोन। जहां जहां 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा वहां क्या बन जाएगा, कीटोन। कोई दिक्कत है यहां तक। चलो इसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन नहीं करवाते। तो 1 डिग्री से पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोजेनिक एसिड। अगर माइल्ड है तो एल्डिहाइड में रख जाएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कहां चला जाएंगे, कार्बोजेनिक एसिड। 2 डिग्री से कीटोन में जाएंगे। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं करना, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं करना। ये समझ में आ गया। चलो आगे बात करें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहां से देखो अभी हमने क्या किया था, अल्कीन से अल्कोहल बनाए थे, अल्कीन से अल्कोहल, उसमें हाइड्रेशन करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन मतलब वाटर को जोड़ना, और डी जहां लग जाए वहां वाटर को हटाना। समझ गया। डी मतलब क्या हो जाएगा, रिमूव। डी मतलब रिमूव, डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया हाइड्रेशन को हटाना। हाइड्रेशन मतलब वाटर को हटाना, हटाएंगे मतलब इलिमिनेशन करवाएंगे। हटाएंगे मतलब कौन सा रिएक्शन करवाएंगे, इलिमिनेशन करवाएंगे। और इलिमिनेशन कब होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। इलिमिनेशन कब होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। लो टेम्परेचर पे इलिमिनेशन नहीं होते हैं। किस पे होते हैं, हाई टेम्परेचर पे होते हैं, है ना। तो अब देखोगे यहाँ पर तुम 373 के मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 473 के मतलब 200 डिग्री सेल्सियस। तो 100 से 200 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब डिहाइड्रेशन कराना है। तो डिहाइड्रेशन मतलब देखोगे यहाँ से ऐसे आ गया, H आ गया, यहाँ पर OH है, इधर क्या तुम्हारा OH। अब यहाँ पर ना कोई एसिड मीडियम चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें, H+। तो जैसे H+ अगर यहाँ से रखोगे तो देखो OH ऐसे बनाने थे, यहाँ से मोन पे है, ये इसको लेके के जाएगा। अगर जैसे इसको लेके गया तो बताओ क्या करेगा, ये करेगा इसके साथ इस टाइप से बनाने का, ये यहाँ से OH और इसके ऊपर कौन सी चार्ज, OH। क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो क्या भागेगा, H2O। क्या निकल के भागेगा, H2O। जैसे H2O निकल के भागा, इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और बगल वाले से जब अल्फा H होगा, बगल वाला कार्बन को क्या कहते हैं,
अम्फा कार्बन, और अम्फा कार्बन पर अगर H है तो इस बॉन्ड को ये खींच लेता है और वहां पर बना लेता पाई बॉन्ड। क्या बना लेता है ये? पाई बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड C यहां से बन जाते हैं अम्लकीन। क्या हो जाते हैं? तो अम्लकोहम को जब एसिड डाल देंगे, अम्लकोहम पर जब एसिड डालेंगे कहां पे? हाई टेम्परेचर पे, तब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तब वो कन्वर्ट हो जाएगा अम्लकीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अम्लकीन में हो जाएगा। तो अम्लकोहम को जब हाई टेम्परेचर डालेंगे H- के प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा? अम्लकीन। कोई दिक्कत यहां पे? चलने आगे बढ़े। वही चीज यहाँ पे है, H2SO4 दिए 473 केल्विन पर OH यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड बनाने का। यहाँ पर भी वही H3PO4 डालने, यहाँ से OH आएगा, एक यहाँ से बनाने का प्रोपीन, है ना। अगर ब्रांच है तो इसके बीच में देखोगे अम्लकीन ज्यादा स्टेबल वहीं पर होते हैं जहां अम्फा H की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। जहां अम्फा H की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ 3 3 6 अम्फा H हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारे क्या जाएंगे? स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे हम क्या। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। अभी तक जो हम कर रहे थे वहां पर ऑक्सीडेशन की बात की है, डिहाइड्रेशन की बात की है, अब है ऑक्सीजन क्या अल्कोहल का रिडक्शन करवाना। रिडक्शन में क्या है कि HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड। HI देखो अगर मेरे पास क्या है CH3OH है, CH3OH है, इसकी रिएक्शन अगर HI के साथ कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले H तो इसके साथ जुड़ेगा, है ना, इसके साथ जुड़ेगा और बनेगा H2O और CH3I बनेगा। और जब CH3I बनेगा और जब इस CH3I के साथ जब HI रिएक्शन करेगा तो H फिर से जाकर के जुड़ेगा और CH4I2 बनाएगा। तो याद रखना कि जब CH3OH जो होता है कंसंट्रेट एसिड के साथ मतलब हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो CH4I2 H2O बना देता है। क्या बनाता है? CH4I2 H2O बना देता है। लेकिन जब इथेनॉल है उसको भी करेंगे तो इथेन बन जाएगा। तो याद रखना मेथनॉल से मीथेन, इथेनॉल से इथेन, किसके प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस। तो याद रखना रेड फास्फोरस का एक ही नारा हमसे जो टकराएगा अमकेन अमकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमसे जो टकराएगा वो अमकेन अमकेन हो जाएगा। तो मिथनॉल के साथ जब HI रेड फास्फोरस टकराएगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमकेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे, अगर रेड फास्फोरस के साथ जब HI टकराएगा किसी भी फंक्शनल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देगा? अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो रेड फास्फोरस का एक किनारा हमसे जो टकराएगा अल्केन अल्केन हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट है मेरे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड को तोड़ना है। अभी तक हमने क्या तोड़ रहे थे? OH बॉन्ड को तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड को तोड़ रहे थे। अब हमें तोड़ना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। किसको तोड़ना है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। चलिए सबसे पहले मेरे पास है ROH। क्या है? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन एसिड में याद है आपको? हाइड्रोजन एसिड में याद है आपको? HCl हो जाता है, HBr हो जाता है, HI हो जाता है। ये सब हाइड्रोजन से एसिड कहे जाते हैं। HCl, HBr, HI क्या कहे जाते हैं? हाइड्रोजन एसिड कहे जाते हैं। इस रिएक्शन से तो आप वाकिफ ही होंगे। जब अल्कोहल के साथ लूकास रिएजेंट रिएक्ट करता है मतलब ZnCl2 और HCl रिएक्ट करता है तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा था हमने कि जब अल्कोहल के साथ HCl की रिएक्शन करवाई जाती है तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या हो जाएगा? ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल ये जो होते हैं लूकास रिएजेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन टर्सरी अल्कोहल जो होता है जब देखो क्या करता है इन लैबोरेटरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस रिएक्शन एंड लिमिटेड टू डू सो इज कॉल्ड लूकास टेस्ट। देखो लूकास रिएजेंट के द्वारा ही हम पहचान पाते हैं लेबोरेटरी में कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि क्या ऐसा टेस्ट करें जिससे हमको अल्कोहल का डिग्री पता चल जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पता चल जाए। तो क्या करवा देनी है? लूकास टेस्ट। क्या करवा देनी है? लूकास टेस्ट। तो तुम्हें क्या हो जाएगा कि जहां भी लूकास रिएजेंट कराएंगे, जहां भी लूकास रिएजेंट करवाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा? हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की पहचान करवा सकते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है कि जो हम अल्कोहल को चेक करना चाहते हैं
उस अल्कोहल के साथ इसके साथ मिक्स कर देते हैं HCl और ZnCl2 के साथ में। जैसे जैसे हम उसको मिक्स करते हैं तो जैसे जैसे अगर मिक्स करते हैं तो उसकी टर्बिडिटी बढ़ने लग जाती है, और जैसे जैसे टर्बिडिटी बढ़ता है 3 डिग्री में टर्बिडिटी ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में होता है, फिर 1 डिग्री में होता है, तो यहाँ पर टर्बिडिटी बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण से हम पहचान पाते हैं कि 1 डिग्री कौन होगा, 2 डिग्री कौन होगा, 3 डिग्री कौन होगा। तो देखो एक साथ याद करना कि अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना, क्या क्या करवाए थे याद होगा, हमने यहाँ कराया था पहले तो मुकास एजेंट HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तीसरा हम कराए थे PX3 के साथ में, उसके बाद हमने करवाया था PCl5 के प्रेजेंस में, फिर हमने करवाया था SOCl2 के प्रेजेंस में, फिर हमने कराया था रेड फास्फोरस HI के प्रेजेंस में, है ना, इसके प्रेजेंस में। तो ये तीनों में क्या बन जाता था, अल्काइल हैलाइड बन जाता था, यहाँ भी अल्काइल हैलाइड बन जाते थे, अल्काइल हैलाइड बन जाता था, यहाँ पर भी क्या हो जाता था, अल्काइल हैलाइड बन जाते थे। इसमें जो बनता था इसमें क्या हो जाता था H2O बन जाते थे, इसमें जो होता था उसमें H3PO3 बन जाता था, इसमें जो बनता था POCM3 प्लस H2O, POCM3 प्लस H2O बन जाता था, इसमें RCl प्लस क्या हो जाता था SO2 गैसेस बन जाते थे, क्या बन जाते थे SO2 गैसेस बन जाता था, और यहाँ पर अल्केन बन जाता था। तो रेड फास्फोरस जहां भी आ जाएगा क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। तो याद रखना अल्काइल हैलाइड के साथ HCl ZnCl2 अल्कोहल के साथ जब HCl ZnCl2 आ जाता है अल्काइल हैलाइड का वाटर बनता है, PX3 डाला जाता है अल्काइल हैलाइड का H3PO3 बनता है, PCl5 डालते हैं RCl POCM3 H2O बन जाता है ना, SOCl2 डालते हैं RCl SO2 H2O बन जाता है, रेड फास्फोरस डाला जाता है अल्केन बन जाता है, क्या बन जाता है अल्केन बन जाता है। कुछ दिक्कत है क्या, चलो यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, चलिए अब ये हो गया अल्कोहल खत्म, क्या हो गया अल्कोहल खत्म। अब स्टार्ट करें फिनॉल, कैसा क्या स्टार्ट करें फिनॉल। फिनॉल में क्या होता था एरोमेटिक के ऊपर OH ग्रुप जब जाता है तो उसको क्या कहते हैं फिनॉल। तो देखो जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होगा तो उसको फिनॉल कह देंगे, क्या कह देंगे फिनॉल। आईपीएससी में भी फिनॉल को एक्सेप्ट करने गया है ना, कहीं मिलता था सर हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या मिलता था हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन आईपीएससी ने उसे क्या कर लिया फिनॉल को ही एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से देखो फंक्शन ग्रुप ये है कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो 2 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, इसी को कहा जाता ऑर्थो पर CH3 देगा तो क्रेसॉल, ऑर्थो पे CH3 रहेगा तो क्या हो जाएगा क्रेसॉल, ऑर्थो पे CH3 क्या हो जाएगा क्रेसॉल। कोई दिक्कत यहाँ से, मेटा पर रहेगा तो मेटा क्रेसॉल, है ना। यहाँ पर देखो पारा पे है तो पारा क्रेसॉल। अगर तुम्हें क्या हो गया ये फिनॉल है, ये क्या तुम्हारा फिनॉल है, अगर ये मेटा पे है ऑर्थो पे है तो इसको कहते हैं ये हो गया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया ऑर्थोक्रेसॉल, क्या हो गया ऑर्थोक्रेसॉल। केमिस्ट्री लिखने की आदत में ये हो जाएगा मेटाक्रेसॉल। देखो याद कर लोगे इसको, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मेटाक्रेसॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाराक्रेसॉल, क्या हो जाएगा यहाँ पे पाराक्रेसॉल, तो ऑर्थो मेटा पारा आ जाएगा, है ना। अगर यहां से हमें आ जाता है लगातार 2 OH आ जाता है, यहाँ पे लगातार 2 OH आ जाता है, इसे हम कहते हैं कैटेकॉन, क्या कहते हैं इसको, कॉमन नेम है कैटेकॉन। ऐसे से कहा जाएगा बेंजीन 1,2 डाइओएम, है ना, क्या कहेंगे बेंजीन 1,2 डाइओएम, लेकिन ऐसे इसको क्या कहेंगे कैटेकॉन। अगर यहाँ पर आ गया तुम्हारा, अगर यहाँ पर आ गया मेटा पोजीशन पे OH आ गया, किस पे आ गया मेटा, ये तो ऑर्थो हो गया था मेटा पोजीशन पे OH आ गया, इससे हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल, क्या कहते हैं इसे रिसोर्सिनॉल। और अगर आपके पास ये अगर आ गया पारा पोजीशन पे आ गया तो पारा पे इसे हम कहते हैं क्या हाइड्रोक्विनॉल, है ना, क्या कहते हैं हाइड्रोक्विनॉल, तो हाइड्रोक्विनॉल ये हो गया सब कॉमन है, ये सब क्या हो गया तुम्हारा कॉमन है। आईपीएससी पूछेगा क्या लिखोगे 2 मिथाइल फिनॉल, आईपीएससी में आ जाएगा। इसमें क्या जाएगा तुम्हारा 3 मिथाइल फिनॉल, क्या जाएगा ये 3 मिथाइल फिनॉल, इसमें क्या जाएगा 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल।
इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखो दोनों सेम फंक्शन ग्रुप है, इसमें लिखेंगे बेंजीन 1,2-डाई-OM, बेंजीन 1,2-डाई-OM हो जाएगा ना। इसमें क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,3-डाई-OM, बेंजीन 1,3-डाई-OM हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,4-डाई-OM, बेंजीन 1,4-डाई-OM, यहां से आ जाएगा आपको क्या, तो ये आपका समझ में आ जाएगा। अगर यहां से नाइट्रो ग्रुप जुड़ा रहा, क्या रहा, फिनॉल पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा रहा OH, यहां से NO2, यहां भी NO2 और यहां भी NO2 जुड़ा रहा, तो इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या कहते हैं इसको, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल या क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। तो ये कॉमन नेम लिख लो एक बार, और एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि तुम्हें पिक्रिक एसिड बनाने के लिए आते हैं, तो ये सारे काम में आने वाले हैं आपको, तो आप एक बार इसको क्या करके जाओ, पढ़ के जाओ कि सर इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलो कॉपी करें जल्दी, हो गया। स्क्रीनशॉट मांगे ना जल्दी में, है ना, क्या करूंगे, स्क्रीनशॉट मांगोगे। देखो ये आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दें, है ना, और अपने दोस्तों को बता दें, ताकि सभी बच्चों का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। इसमें सिर्फ अपने ही नहीं देखना, अपने फ्रेंड्स लोग को भी देख रहा है, ताकि सब लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करने, फास्ट रिवीजन करने, और आपका क्या हो, आपका भी फायदा हो जाए और अपने दोस्तों को भी फायदा करवा दो। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि इसको छाटना है, हर बच्चे को एग्जाम में अच्छे करके आने हैं, इसमें ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के पास क्या करेगा, शेयर कर देगा, है ना। हमारे लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात में जाकर के तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, है ना, हमारे लिए मेहनत करते हैं। अगर इसके बाद भी अगर अच्छे एग्जाम में जाते हैं तो फिर सोचूं क्या होगा, है ना। हमारे क्लास में पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, वहाँ पे टेस्ट लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रात में जा करके हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं सब, तो क्या होगा, इसको देखोगे यहाँ से। चलो यहाँ से आगे आ गया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल के स्ट्रक्चर की बात करें। चलो हमको हम ये देखेंगे, फिनॉल भी यहाँ से देखेंगे, तो देखिए ROH, यहाँ पे मोन पेयर, यहाँ पे मोन पेयर, 2 मोन पेयर 2 सिग्मा, 2 मोन पेयर 2 सिग्मा, है ना। तो टोटल कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का हाइड्रोजन कितना होता है, sp3। sp3 का बॉन्डिंग कितना होता है, 109 डिग्री के आसपास। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मोन पे होने के कारण से VSC-PRT थोड़ी आ जाती है, और बॉन्ड पे यहाँ से घट जाते हैं, तो 106 107 के आसपास की बॉन्डिंग आ जाती है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन sp3 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन sp2 आ गया, तो sp2 का जो बॉन्ड एकदम आएगा वो लगभग 120 डिग्री के आसपास होता है, और sp3 का जो होता है वो 109 डिग्री के आसपास होते हैं, बट 109 के नीचे आएंगे। मोन पे होने के कारण से झुक जाते हैं, और मोन पे होने के कारण से जब ये झुकता है तो यहाँ पर बॉन्ड एकदम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया आपका अल्कोहल और फिनॉल की स्ट्रक्चर, है ना, अल्कोहल और फिनॉल की स्ट्रक्चर। यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे हम, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की बात करें। फिनॉल हमने अभी तक हमको देख लिया था। अब फिनॉल का था कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, therefore in liquid state in the form of intermolecular hydrogen bond with other molecules of phenol and with water molecule just like alcohol, hence intermolecular attraction increase due to this phenol is higher boiling point and more solubility in water than toluenes, है ना, तथा and fluorobenzenes having approximately same molecule। क्या कह रहा है, कह कि देखो बेंजीन अगर आप ले और एक आपने फिनॉल ले लो और एक आप टॉमिन्स ले लो। टॉमिन क्या होता था, बेंजीन के ऊपर CH दिया था, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम फिनॉल ऐसा लेने लगते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का, ये H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी फिनॉल लेने लगते हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास भी बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे फिनॉल का। किसके रिस्पेक्ट में, अपने रिस्पेक्ट बेंजीन में, अपने रिस्पेक्ट का इसमें, अपने रिस्पेक्ट का फ्लोरीन अगर डायरेक्ट जुड़ गया तो भी, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगे तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। डायरेक्ट फ्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा। तो इस तरीके से जब लीनियर चेन बनते चले जाते हैं तो वहां पर एक लंबी से अट्रैक्शन फोर्सेस काम करने लगता है, तो बॉर्निंग पॉइंट इसका जो होगा और सभी बेंजीन के कंपाउंड से ज्यादा होगा। साथ में इसके सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के साथ भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का नहीं, तो क्या होगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जिस कारण से फिनॉल की सॉल्युबिलिटी और भी बेंजीन के कंपाउंड से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। कोई दिक्कत, वही इसमें चार्ट दिया हुआ। चलो
आगे हमको यही कह रहा है कि अगर नाइट्रोफिनॉल आ गया तो नाइट्रोफिनॉल में भी यहाँ पर बोलना है, तो कहता सम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल लाइक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज मोर डेंसिटी पॉइंट एंड लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर दैट इन मेटा एंड पारा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा पर इंटरमोंक्टोनल बनता है और ऑर्थो पर कोई होता है इंट्रा बन जाएगा। तो देखो यहाँ से ध्यान देना कि अगर यहाँ पर देखो ये NO2 है, ये क्या तुम्हारा NO2। तो हम किसी दूसरे पेज में देख लेते हैं इसको, यहाँ पर स्पेस नहीं है, आपको साफ दिखेगा नहीं, हम कोई और पेज में जहाँ पर स्पेस नहीं है वहां देखेंगे। चलो यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, आ जाओ इस जगह पे स्पेस नहीं मुझे, हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास क्या है, फिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल है, ये OH हो गया, यहाँ NO2 हो गया। इसका अगर उल्टा रखेंगे यहाँ पर, ये भी वही है, OH है, यहाँ NO2 है, तो बताओ इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है ना। फिर अगर नाइट्रोफिनॉल आ गया तो इस टाइप का आ गया, NO2 आ गया, फिर वहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो सोचो इस तरीके से हाइड्रोजन इंटरमोंक्टोनल बनता जाएगा। लेकिन अगर हम पारा पे ये पारा पे है तो ऑर्थो पे अगर बात करते हैं, यहाँ OH रखते और यहाँ NO2 ग्रुप रखते, है ना, यहाँ पर NO2 रखते, तो ये आपस में बॉन्ड बनाना था। तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे अगर रहेगा, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे अगर रहेगा तो ये इंट्रा बनाएगा, क्या बनाएगा, इंट्रा मोनोमर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, इंट्रा मोनोमर H बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर पारा पे रहेगा तो इंटर मोनोमर बनाएगा, क्या बनाएगा, इंटर मोनोमर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और इंटर मोनोमर का बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा होता है इंट्रा से, तो इंटर मोनोमर का ज्यादा हो जाएगा, किससे, इंट्रा से हो जाएगा। इसलिए और तो ये पारा का बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऑर्थो और मेटा वाले से। कोई दिक्कत है? चलो समझ में आ गया आपको, आप एक बार देख लोगे, इसको कॉपी कर लोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमको है इसमें एसिडिक चेक करना। तो एसिडिक तो हमने पीछे बता दिया ना, एसिडिक में क्या बताया कि जब हमारा फिनॉल में बेंजीन की बात करें, फिनॉल में OH से H प्लस, जब भी एसिड चेक करना हो, आप एक हाइड्रोजन को माउस करो, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर H प्लस आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव रेजोनेंस हो जाए, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, और रेजोनेंस होने के कारण से इसका एसिडिक ज्यादा होता है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि फिनॉक्साइड आयंस और रेजोनेंस स्टेबलाइज, फिनॉक्साइड आयंस क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखो ये नेगेटिव यहाँ से रेजोनेंस करेगा, फिर ये नेगेटिव, इस तरीके से रेजोनेंस होकर चल जाएंगे, और रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये सब इफेक्ट से, इसके कारण से क्या हो जाता है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाते हैं। कोई दिक्कत, इसमें पीछे भी बात करें, हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ये तो हो गया एसिड। अगला प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कैसे बनाओगे, तो जब अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड से इसके ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करनी या स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइल में कर सकते, ये अटैक करेगा, यहाँ से निकोमोफाइल हो जाएंगे, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले तो ONA बनेगा, क्या बनेगा, ये ONA बनेगा, और एक HCl बन जाएंगे, है ना, HCl, और फिर HCl जब इसके साथ अटैक करेगा और NaCl बनाएगा, तो यहाँ से तुम्हें आ जाएगा OH और प्लस क्या आ जाएगा, NaCl, तो यहाँ से फिनॉल आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो ONA के ऊपर जब HCl का अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। इस प्रोसेस को कहते हैं डॉव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहते हैं, डॉव प्रोसेस। डॉव प्रोसेस में क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन के ऊपर जब NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, और जब सोडियम फिनॉक्साइड पे HCl कराते हैं तो फिनॉल प्लस क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है, फिनॉल प्लस NaCl बन जाता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करें, वही आ गया इसमें, है ना। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके साथ अगर Cl कराएंगे तो ये बन जाएगा ईथर, क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल ईथर। तो वही है, यहाँ से Na और इसका Cl क्या बनाएगा, NaCl बन जाएगा डाइफिनाइल ईथर, क्या बनाएगा, डाइफिनाइल ईथर। अगर वाटर डाल दोगे तो बन जाएगा फिनॉल। अगला है क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, पहले देखो बेंजीन के साथ
बेंजीन के साथ जब कोई अल्काइल ग्रुप स्विच करते हैं, तो देखो सिंपल सा समझना, ये बेंजीन हो गया जी, इस बेंजीन के साथ पहला कौन रिएक्शन करागा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसके ऊपर H+ डाल दें, H+ जैसे डालोगे क्या बन जाएगा, ये CH3 CH पर एक पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। अब ये अगर ऐसा आ गया, बताओ CH पे एक पॉजिटिव आ गया, इधर CH3 आ गया, इधर CH3 आ गया, अगर ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा तो इस पे वही रिएक्शन होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से आ जाएगा CH, इधर आ जाएगा CH3, इधर भी आ जाएगा आपका क्या, CH3। इसका नाम है क्यूमीन। क्या नाम है इसका, क्यूमीन। तो जब बेंजीन के ऊपर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को अटैक करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम एट हाई टेम्परेचर, तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके क्यूमीन बनाता है। और जब क्यूमीन को हम क्या कहते हैं, O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, O2 के साथ। तो जब क्यूमीन को O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब ये क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बन जाता है CH3, यहाँ भी बन जाता है CH3 और ये OH बन जाता है। और जब इसके ऊपर हम कोई एसिड डाल देते हैं, H2SO4 डाल दे, HNO3 डाल दे, तो ये इसके साथ H जुड़ता है, एक H2O बना के निकल जाता है और यहाँ से बन जाते हैं फिनॉल। इसका रीअरेंजमेंट रिएक्शन था ना, ये CH3OH यहाँ से बाहर भाग जाता है और ये बन जाते हैं फिनॉल, यहाँ से बन जाता है प्लस CH3COCH3, एसीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉल प्लस एसीटोन। तो बेंजीन में जब प्रोपेन से रिएक्शन कराएंगे इन एसिडिक मीडियम तो क्यूमीन बनेगा, क्यूमीन को ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेगा, और जब उसका रीअरेंज करेंगे तो एक एसीटोन और एक फिनॉल आकर के जुड़ जाएगा, उसमें क्या बन जाएगा, एसीटोन और फिनॉल आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इससे हम क्यूमीन से फिनॉल बना सकते हैं, क्यूमीन से फिनॉल बना सकते हैं। उसके बाद क्या, फिनॉल फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। पहले तो हम इसको क्या किए, सल्फोनेशन रिएक्शन करवाए। क्या करवाए, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन कैसे होता है, कंसंट्रेट H2SO4 में थे, तो देखो H2SO4 पहले ही क्या करेगा, H+ आयन को देगा, H+ HSO3 पर एक माइनस दे देगा, है ना, क्या होगा, HSO3 पर एक माइनस, ठीक है। अब फिर H2SO4 के साथ जब तुम्हारा क्या करेगा, H+ अटैक करेगा, ये बना, तो ये बनाएगा SO3H पर एक पॉजिटिव और प्लस बनाएगा H2O, और ये बेंजीन के ऊपर जाकर रिएक्ट करेगा, किसके ऊपर जाकर रिएक्ट करेगा, बेंजीन के ऊपर जाकर रिएक्ट करेगा SO3H+। तो यहाँ से सब बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनेट, SO3H बन जाएगा। और जब बेंजीन सल्फोनेट के ऊपर हम NaOH का रिएक्शन करवा देंगे तो इसका OH इसका H बन के क्या बनेगा, वाटर। यहाँ बन जाएगा सोडियम सल्फोनेट, बेंजीन क्या होगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और यहाँ से बन जाएगा H2O। और जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के ऊपर फिर से NaOH डालेंगे तो ONA बन जाएगा और क्या होगा, यहाँ से SO3 बाहर निकल जाएंगे, और जब उसके ऊपर HCl डालेंगे तो फिर से किस में आ जाएगा, फिनॉल में आ जाएगा। तो फिनॉल बनाने का ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले बेंजीन को सल्फोनेशन करवाते हैं और सल्फोनेशन करा के उसके ऊपर बेस डाल देते हैं, तो क्या होता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाता है। और जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट पर फिर से बेस डालते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, तो वहां से Na2SO3 और H2O बन के निकल जाते हैं और वहां से बन जाता है क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड को एसिड डालते हैं तो वहां से बन जाता है क्या, तुम्हें बन जाता है फिनॉल, है ना। कहता है in 1890 दिस मेथड वाज डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन जर्मनी फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। इस मेथड का यूज फिनॉल बनाने के लिए जर्मनी में यूज किया जाता है। कब, 1890 में, 1890 में फिनॉल बनाया गया था, इससे पहली बार। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो आगे हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ से हम चलते हैं फिनॉल फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। पहले तो पढ़े इसमें डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। जब भी तुम्हें एनिलीन दिख जाए, जब बेंजीन अमीन दिख जाए एनिलीन, अगर इसकी रिएक्शन क्या कराना है, HNO2 के साथ करवाना है, या तो NaNO2 के साथ HCl डाल देना है। हम याद रख लेना इसको डायरेक्ट कहाँ पर, 273 से 278 के मिनट पे। तो ये डायरेक्ट बनता पहले डायजोनियम आयन। क्या बनता है, डायजोनियम आयन। इसको कहते हैं N2+Cl-, इसको कहते हैं डायजोनियम। और डायजोनियम के ऊपर जब वाटर डाल देते हैं तो यहाँ से बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है, फिनॉल और प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाता है। इस रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन को कहते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं,
डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो जब एडेनिन के ऊपर क्या करते हैं HNO2 या NNO2 HCl डालते हैं तो N2 माइनस बन जाता है, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। और जब उसके ऊपर H2O का अटैक करा देंगे तब हमारे पास क्या बन जाएंगे, फिनोल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, फिनोल बन जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे से में फिनोल बनाने का एक और प्रोसेस, इसको भी स्क्रीनशॉट में जल्दी से। चलिए आगे हम बात करें। अब ये ईथर का कुछ नाम है, इसके ध्यान देना। ईथर तो इसको हम आगे स्किप करते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो इसका ईथर का कंडीशन पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ईथर में भी मेरे पास क्या रहेगा, ईथर देखोगे इस टाइप से बनेंगे तुम्हें, ठीक। अगर मान लो ROR, यहाँ पर भी मोल पे रहेंगे, यहाँ पर भी मोल पे रहेंगे, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कितना रहेगा इसका sp3 होने के चांसेस का बॉन्ड एंगल होंगे वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 109 डिग्री के आसपास आएगा, मतलब 106 107 8 डिग्री के आसपास आ जाएंगे इसका, है ना। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा ऊपर बना हुआ था, है ना। ये स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या था, ऊपर बने हुए थे। तो यहाँ पर देखो वही बना हुआ। क्या ईथर वाटर के साथ तो डिजॉल्व हो सकता है, बट ऑर्बिट के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इस कारण से ईथर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो अल्कोहल और फिनॉल से कम होता है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अल्कोहल और फिनॉल से कम होता है। सोमोनिटी होते हैं बट पास में सोमोनिटी होता है, वाटर के अंदर बहुत अच्छे सोमोनिटी इसमें नहीं होते, है ना। अब यहाँ पर है कि ईथर, यहाँ से फिर से आगे तुम्हारे क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमने भी बताया था पीछे कि जब अल्कोहल के ऊपर H माइनस डालते हैं, हाई टेम्परेचर पर डालते हैं तो इथीन बन जाता है। लेकिन जब लो टेम्परेचर कहते हैं, देखो हाई टेम्परेचर फेवर होता है किसके लिए, हाई टेम्परेचर फेवर होता है मेरे पास इलिमिनेशन के लिए, लेकिन लो टेम्परेचर फेवर होगा सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ईथर बना लिया। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इथेनॉल को एक्सेस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पर डालते हैं तो इथीन बनाया जाता है 443 केल्विन पे, और जब वही 413 केल्विन पे क्या जाता है तो वहां क्या बना लेता है, डाइइथाइल ईथर बना लेता है। क्या बना लेता है, डाइइथाइल ईथर बना लेता है। चलिए ये तो कल भी हमने बात किया था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता था कि जब अल्काइल हाइड्राइड के ऊपर, पहले देखो यहाँ से अल्काइल हाइड्राइड जब रोना रोया था, है ना, तो इससे ईथर के आंसू निकले थे। तो बताए थे अल्काइल हाइड्राइड जब रोना रोया था तो इससे क्या निकला था, ईथर का आंसू निकला था। तो यहाँ से क्या जाएगा NaX, इसको हम लोग क्या बोलते थे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते थे। तो यहाँ से भी ईथर को बनाया जा सकता है ना। ये सब तो याद होना चाहिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्या बनेंगे, जब फिनॉल है उसके साथ NaOH दोगे तो याद है वही। और जब इसको देखोगे इस पार्ट को हम यहाँ से ONA, इसके साथ जब यही है अल्काइल हैलाइड रोना रोया है ना, इसको R अगर लिखेंगे तो रोना रोया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्कोक्सी बेंजीन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अल्कोक्सी बेंजीन बन जाएंगे। यहाँ से OCH3, कोई दिक्कत है, यहाँ से क्या बनेंगे, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। जब फिनॉल के ऊपर बेस डालोगे, फिनॉल एक अच्छा एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से OH इससे H रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, वाटर बनाएगा, ONA आ जाएंगे और उसके साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा, तो यहाँ से ईथर तैयार हो जाएंगे। तो ये ईथर यहाँ से बनाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ईथर कौन कौन से रिएक्शन करता है, इनफॉर्मल किन्वेज ऑफ CO बॉन्ड। तो CO बॉन्ड करेंगे या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकरिंग एरोमेटिक कंपाउंड। तो CO बॉन्ड टूटेगा, जैसे वाटर है, ईथर को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से सिंपल तुम HOH आ जाएगा, ये भी OH बन जाएंगे, ये भी OH बन जाएंगे। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इथेनॉल में। तो मतलब हमारा अल्कोहल में। तो जब ईथर को हाइड्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। HBr के साथ रिएक्शन कराओगे, अगर सिमेट्रिकल है तो देखो अगर ROR डैश है, अगर R बराबर R डैश हो जाए तो इसको सिमेट्रिकम कह देते हैं, और अगर बराबर नहीं होगा तो उसके अनसिमेट्रिकम कहेंगे। देखो इधर भी 2 कार्बन का, इधर भी 2 कार्बन का, 2 कार्बन का आ गया तो सिमेट्रिकम हो जाएगा। अगर अनसिमेट्रिकम होगा तो तुम्हें दोनों तक बराबर नहीं मिलेंगे। तो HBr है, यहाँ से एक OH बनाएगा और एक बनाएगा CH3CH2Br बनाएगा। तो यहाँ से आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से बना सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए ये लास्ट 5 रिएक्शन हर चैप्टर में मिलने वाला है तुम्हारा, जो है क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से रिवीजन करो, फिर से वही बात है। देखोगे यहाँ पर अगर फिनॉल रहता या OCH3 है तो एनिसॉन, क्या है ये, एनिसॉन है। जब इसमें नाइट्रेशन करेंगे तो
तो ये देखो पंगसम शो करता है, अगर फिनोम भी रहता तो क्या करता, पंगसम शो करता, दोनों के रिएक्शन एक साथ कराते हैं, डेली हम ये करवाते हैं। तो इसमें याद रखना कि जब नाइट्रेशन लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4, तो NO2 ग्रुप जुड़ता है। कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NO2, एक बार ऑर्थो पे एक बार पारा पे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पारा पे, ऑर्थो और पारा ये जोड़ते हैं। कहाँ हमने बताया था हेमोजिनेशन, इसमें भी क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पारा पे, एक बार ऑर्थो और एक बार पारा। तो ये हमने मैग्नीशियम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, इसने पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर याद रखना सिर्फ कि 5 रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेमोजिनेशन, फ्रीडम प्राप्त अम्काइनेशन और फ्रीडम प्राप्त असाइनेशन। तो ये तुम देखोगे ब्रोमिनेशन में ऑर्थो पारा बन जाएगा, जहां पंगस एम या पंगस एच ग्रुप रहा है ना, पंगस एम पंगस एच पंगस आई रहा, ऑर्थो पारा बैठाना है, माइनस एम माइनस एच माइनस आई रहेगा, मेटा पे बैठा देना है, पता ना, वही चीजें रहेगी। तो जो रहेगा यहाँ पर दे दोगे। यहाँ पे देखो फ्रीडम प्राप्त अम्काइनेशन क्या बताए थे इसमें, CH3 जुड़ जाके जुड़ता था, एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ पे, पारा पे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पारा पे। फिर है फ्रीडम प्राप्त असाइनेशन, असाइनेशन में क्या जोड़ते थे, COCH3 जोड़ते थे, क्या जोड़ते थे, COCH3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, COCH3 जोड़ेंगे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ जोड़ देंगे, पारा पे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पारा पे। तो ये 5 रिएक्शन तो हर हाल में याद करूंगा, तुम्हारे पास क्या होगा कि सर नाइट्रेशन में NO2 जुड़ेगा, NO2 ऑर्थो और पारा पर जुड़ेगा, अगर फिनोम रहे या OCH3 रहे ऑर्थो और पारा पर जुड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास क्या रहा ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन ऑर्थो और पारा पर जुड़ जाएगा। फ्रीडम प्राप्त अम्काइनेशन रहा तो CH3 जुड़ जाएगा, फ्रीडम प्राप्त असाइनेशन रहा तो COCH3 जुड़ जाएगा। आगे समझ में, इतने ही जोड़ना है। और कहां पर हमेशा जोड़ना है, ऑर्थो और पारा पर जोड़ना। चलो यहां से आपको क्या आ गया, कुछ कन्वर्जन आ गया जो क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर क्या 2 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन एंड 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम सोडियम फिनोल ऑक्साइड्स। तो ये क्या कर रहा है, 2 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन, अच्छा ये बात कर रहा है ना, ये बनाना है मुझे सम ऑर्गेनिक कन्वर्जन, किससे बनाना है, फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड से, किससे बनाना है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो पहले CH3 का रिएक्शन करा देंगे तो एनिसोम बन जाएगा, एनिसोम से नाइट्रेशन कर दोगे तो तुम्हारा एक बार क्या बन जाएगा, नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रेशन ऑर्थो और पारा पे आ जाएंगे। इथेनॉल एस्टल्डिहाइड फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड को रिड्यूस करना, देखो एसिटिक एसिड को रिड्यूस कराओगे तो पहले अल्कोहल बन जाएंगे, अल्कोहल से जब क्या करोगे ऑक्सीडेशन करवा दोगे PCC PDC तो एल्डिहाइड तो बनेगी, अल्कोहल किसमें जाता था, एल्डिहाइड में। ये सब क्वेश्चंस है ना, अभी इसकी काम नहीं है, जब हम किसी का क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ आएगा। ये एक रिएक्शन याद रखना कि जब फिनोम को हम Zn पाउडर डालते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, आप इसको नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आसान सा है ना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट किया। देखो यहाँ पर हम कुछ चीजों को हटा करके चल रहे थे, जिससे इस चैप्टर में खासकर नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। आप एक बार NCERT देख लो, नोमेनक्लेचर का पोर्शन देख लो, और आप जितने भी रिएक्शन है एक बार रिकैप कर लो, जैसे हमने आज पढ़ाता गया। हर रिएक्शन को आप अच्छे से करते रहें, और आप क्या करें, NCERT साथ में लेके बैठे, जो भी हम पढ़ाते हैं टिक मारते जाए, NCERT साथ में। हम देखो जब भी थ्योरी देते हैं, थ्योरी देने के बाद जब हम PYQ अगले अचीव लेकर आते हैं तो सारे थ्योरी से भी मैच करते हैं, और उसमें पता भी चल जाता है कि सर ये थ्योरी हमने कल नहीं पढ़ा था। तो 2 बार अगर रिवीजन हो जाएगा तो सोचो वो चीजें याद हो जाएगी, है ना। अगर वो याद हो जाएगा, लैंग्वेज अपनी बनानी है, कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, लैंग्वेज खुद की बनानी है, और उसके बाद एग्जाम में क्या होगा, पूरे का पूरे मार्क्स उठाने आओगे अगर इस तरीके से लिखोगे तो। ठीक है, ठीक, पढ़ते रहें।